वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यस एन एंजल राज 29 में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कल के वीडियो में मैंने आपको लोकसभा के बारे में सविस्तार अच्छे से समझाया, जिसके अंतर्गत मैंने आपको समझाया लोकसभा के बारे में, लोकसभा के संगठन के बारे में, निर्वाचन, उसके पदाधिकारियों, लोकसभा की शक्तियाँ क्या होती हैं, इन सब के बारे में मैंने आपको समझाया। आज की वीडियो में मैं आपको राज्यसभा के बारे में समझाऊंगी, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राज्यसभा में पहला पॉइंट होता है कि जो राज्यसभा होता है ये संसद का द्वितीय सदन एवं उच्च सदन होता है और इसकी शक्तियां जो होती हैं वो लोकसभा की तुलना में थोड़ी कम होती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी रचना, यानी उसकी सदस्य संख्या कितनी होती है राज्यसभा की। तो चलिए देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो होती है वो 250 हो सकती है। इसमें से 238 सदस्य राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा किए जाएंगे और 12 सदस्य जो होते हैं साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञ हों, वे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। यानी जो 12 सदस्य होते हैं, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो आप आंसर में ये बताएंगे कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अगली हेडिंग हमारी है सदस्यों की योग्यता, यानी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उसकी क्या क्या योग्यताएं या क्या क्या नियम होने चाहिए। तो पहला इसमें देखते हैं हम, वह भारत का नागरिक हो, यानी वो भारत का जो व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनने जा रहा है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा है वह 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यानी वो 30 वर्ष का होना चाहिए। 30 वर्ष से कम एज के व्यक्ति को राज्यसभा के सदस्य बनने के योग्य नहीं माना जाएगा। 30 वर्ष की आयु जो पूर्ण कर चुका होगा वही राज्यसभा का सदस्य बनने के काबिल होगा। तीसरा हमारा है वो पागल और दिवालिया ना हो, यानी उसकी मानसिक स्थिति, उसका माइंड अच्छा होना चाहिए। अगर उसकी मानसिक स्थिति खराब है तो वो सदस्य नहीं बन सकता। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है कार्यकाल, यानी राज्यसभा के जो सदस्य होंगे वो कितने साल के लिए होंगे। तो चलिए गाइस यहाँ नीचे देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 83 के 1 के अनुसार यह एक अस्थायी सदन है, यह कभी भी भंग नहीं होता। यानी 83 1 के अनुसार जो है ये जो राज्यसभा है ये एक अस्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होती। नेक्स्ट है हमारा पदाधिकारियां, यानी इसके कितने पदाधिकारी होते हैं, इनके कितने सदस्य मैंने आपको ऊपर बताया 250। तो उन 250 में से ये 2 मुख्य पदाधिकारी इसके होते हैं। पहला है सभापति, दूसरा है उपसभापति। ये जो सभापति होता है इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और उपसभापति जो होता है इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और इसका कार्य जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। और जो उपसभापति होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है राज्यसभा की शक्तियां और कार्य। तो नंबर 1 देखते हैं व्यवस्थापालिका संबंधी शक्तियां। तो इसके अंतर्गत देखते हैं जो धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। धन विधेयक को छोड़कर कौन कौन से विधेयक बचते हैं, तो वित्त विधेयक और सरकारी विधेयक बचते हैं। तो ये दोनों विधेयक जो होते हैं वो राज्यसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लेकिन ये जो धन विधेयक होता है वो सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद 14 दिन के लिए सिफारिश के तौर पर लोकसभा जो होता है वो धन विधेयक को राज्यसभा को देता है, वो 14 दिन के बाद उसको वापस कर देता है। और जो यद्यपि यहाँ देखिए, यद्यपि लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों को राज्यसभा केवल अपने पास 6 माह तक ही रोक सकती है, किंतु समाप्त नहीं कर सकती। दूसरा है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, यानी कानून निर्माण के संबंध में ये पूर्व केंद्रीय मंत्री परिषद जो होता है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, लेकिन राज्यसभा के प्रति नहीं होता। तो ये जो लोकसभा होता है वो पूर्व केंद्रीय मंत्री परिषद यानी प्रधानमंत्री को उसके पद पर तभी तक वो रह सकता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। लोकसभा चाहे तो प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है। वो कैसे हटा सकता है, उससे अविश्वास प्रस्ताव पारित करके, प्रश्न पूछकर, इन सब चीज़ों से वो प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है, लेकिन राज्यसभा ऐसा नहीं कर सकता। तो ये कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ जो हुई राज्यसभा की कम और लोकसभा की ज़्यादा हुई।
फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलिए यहाँ देखते हैं तीसरी शक्ति है उसकी क्या होती हैं, वित्त संबंधी शक्तियाँ। वित्त के संबंध में राज्यसभा का अधिकार ना के बराबर, यानी इसका कोई उतना खास महत्व नहीं होता राज्यसभा का। संविधान के अनुच्छेद 109 में स्पष्ट व्यवस्था है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। मैंने आपको पीछे बताया कि ये जो धन विधेयक होते हैं वो सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत होते हैं, लोकसभा में। उसके बाद 14 दिन के लिए केवल राज्यसभा में जाते हैं। तो वित्त के संबंध में राज्यसभा की जो शक्तियां हैं वो ना के बराबर हैं। नेक्स्ट रीडिंग हमारी है संविधान में संशोधन संबंधी शक्ति, यानी जो संविधान में संशोधन होते हैं उसमें राज्यसभा का क्या महत्व है। तो राज्यसभा को संविधान संशोधन के संबंध में लोकसभा के समान ही शक्तियां प्राप्त हैं, यानी जितने भी संविधान में संशोधन होंगे उसमें लोकसभा के जैसा ही राज्यसभा को भी शक्तियां प्राप्त है। यानी लोकसभा की अगर स्वीकृतियां आवश्यक है तो राज्यसभा की भी अनुमति आवश्यक होती है। ये नहीं कि लोकसभा की अनुमति हो गई तो वो संविधान में संशोधन हो जाएगा, ऐसे नहीं। राज्यसभा की भी जब तक अनुमति नहीं होगी तब तक संविधान में संशोधन नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम संकटकालीन शक्तियां। इसके अंतर्गत देखते हैं राष्ट्रपति की संकटकालीन उद्घोषणा की स्वीकृति संसद के दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य है। यानी ये जो राष्ट्रपति, मैंने आपको पीछे बताया था कि राष्ट्रपति जो होता है संकटकालीन उद्घोषणा करता है, उसमें इन दोनों सदनों की स्वीकृतियां आवश्यक है, लोकसभा की भी और राज्यसभा की भी। नेक्स्ट है अन्य शक्तियां। राज्यसभा जो होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के निर्वाचन में भाग लेता है। यानी ये जो राज्यसभा होता है ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के उपसभापति के निर्वाचन में भाग ले सकता है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि राज्यसभा जो होता है वो संसद का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। इसके संबंध में प्रो जतेंद्र रंजन ने लिखा है, राज्यसभा न केवल रचना की दृष्टि से विश्व का सबसे अधिक श्रेष्ठ द्वितीय सदन है, वरन यह आधुनिक प्रजातंत्र के योग्य तथा द्वितीय सदन के उद्देश्यों की पूर्ति करने की दृष्टि से भी सर्वाधिक संतुलित द्वितीय सदन है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो राज्यसभा होता है वो संसद का बहुत ही महत्वपूर्ण सदन होता है, द्वितीय सदन, इसीलिए इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कैसे संबंध होते हैं। तो मैंने आपको बताया ये जो लोकसभा होता है वो संसद का लोकप्रिय सदन होता है और राज्यसभा संसद का द्वितीय उच्च सदन होता है। अब यहाँ नीचे देखिए, पहला है प्रतिनिधित्व के संबंध में, इनका कैसे लोकसभा और राज्यसभा के बीच में जो संबंध होता है वो पहला है प्रतिनिधित्व के रूप में। तो पहला देखिए, इसके अंतर्गत लोकसभा जनता द्वारा प्रतिनिधित्व करती है, इसीलिए इसे लोकप्रिय सदन कहते हैं, और राज्यसभा राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व करती है। तो इस प्रकार इन दोनों के बीच में संबंध हुआ। और दूसरा देखते हैं सदस्य संख्या के संबंध में, यानी लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी होती है और राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी होती है। तो यहाँ देखिए, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है 552 हो सकती है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। और यहाँ देखिए कार्यकाल के संबंध में, यानी लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो यहाँ देखिए, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन इस 5 वर्ष के पहले भी अगर प्रधानमंत्री सलाह देता है राष्ट्रपति को तो राष्ट्रपति इसे भंग भी कर सकता है। लेकिन इसके अलावा जो राज्यसभा होता है वो एक अस्थायी सदन होता है, इसे कभी कोई भंग नहीं कर सकता। और नेक्स्ट है हमारा पदाधिकारियों के संबंध में। तो यहाँ देखिए, लोकसभा जो होता है अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष, एक को उपाध्यक्ष चुनता है। इनका भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं। पहला होता है सभापति, दूसरा होता है उपसभापति। ये जो सभापति होता है इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और ये देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का, उपसभापति के कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट हमारा है उत्तरदायित्व के संबंध में। तो पूर्व केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होती है यानी प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन ये राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है।
अब विधेयकों के संबंध में देख लीजिए, तो ये जो साधारण विधेयक के संबंध में, साधारण विधेयक जो होते हैं वो किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, ये दोनों में प्रस्तुत किए जाते हैं। और धन विधेयकों के संबंध में देख लीजिए, जो धन विधेयक होते हैं सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, उसके बाद राज्यसभा में 14 दिन के लिए सिर्फ भेजे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको राज्यसभा के बारे में सबको डिटेल से समझा दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और कोई भी मिस्टेक हुई हो तो कमेंट में जाकर बताएं। तब तक के लिए बाय।